प्यारे साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके किताब गोधुली का चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा और आप लोग इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाएं, है ना। तो आइए अब हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है ना। पूछा गया है कि जो हम लोग का नाखून बढ़ता है, मनुष्य लोग का जो नाखून बढ़ता है आखिरकार किस वृत्ति का पहचान है, ठीक है ना। आजकल जो हम लोग नाखून बढ़ा रहे हैं ना, खास करके लड़की लोग, ठीक है, हम भी है ना, हम भी नाखून बढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो वही पूछा गया है कि जो हम लोग नाखून बढ़ाते हैं ना, जो हम लोग का जो नाखून बढ़ता है ना आखिरकार किस वृत्ति का परिणाम है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है मानवीय वृत्ति का, पाशविक वृत्ति का, उदार वृत्ति का या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आखिरकार क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा पाशविक वृत्ति का, है ना। ऐसा नहीं है कि ये मानवीय वृत्ति का पहचान है। किसके अनुसार? तो लेखक जी के अनुसार, है ना। लेखक जी कहते हैं ना कि देखिए बहन जी लोग, देखिए भैया जी लोग, जो हम लोग नाखून बढ़ा रहे हैं ना, जो हम लोग का नाखून स्वयं से बढ़ रहा है ना, वो एक प्रकार का पाशविक वृत्ति का पहचान है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। किस वृत्ति का पहचान है? तो पाशविक वृत्ति का पहचान है। क्या पाशविक वृत्ति का पहचान है? तो हम लोग का जो नाखून बढ़ता है, ठीक है, समझ गए। यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, है ना। और आजकल तो हम लोग फैशन में खूब बढ़ा रहे हैं नेल, ठीक है, हम भी बढ़ाए हैं नेल, है ना, हम लोग को सुंदर लग रहा है। लेकिन लेखक जी कहते हैं कि देखिए बहन जी लोग, देखिए भैया जी लोग, ये जो आप लोग नेल बढ़ा रहे हैं ना, है ना, जो आप लोग का जो नाखून बढ़ रहा है ना, वो एक प्रकार का पाशविक वृत्ति का पहचान है ना, मानवीय वृत्ति का पहचान नहीं है, ठीक है। अगला दिया गया है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। जो शिक्षक है ना आखिरकार इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है रंग, टीका, मोम या फिर आलता। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मोम होगा। यानी कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है, ठीक है, समझ गए। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो उसका बात ही अलग है, नो लिख दीजिए, है ना। अगला दिया है, स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या है। जो स्वाधीनता है ना आखिरकार इस शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है अपना नियम, परतंत्रता, गुलामी या फिर भारत माता, है ना। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो बता नहीं रहे हैं, है ना। हम हर वीडियो में, ठीक है, जब जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तब तब हम बोल रहे हैं ये बात, लेकिन अभी तक एक भी वीडियो पे, है ना, एक भी वीडियो पे, ठीक है ना, आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या समझें, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है ना, कि आप लोग को कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप लोग को आ ही नहीं रहा है। हम बार बार कह रहे हैं अगर नहीं आ रहा है तो एक बार ट्राई तो कीजिए, आप लोग कोशिश तो करो भैया लोग, आप लोग, है ना। यहीं पे तो मौका है सुधरने का, उसके बाद एग्जाम में थोड़ी ना मौका मिलेगा सुधरने का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार ट्राई कीजिए, है ना, इसका आंसर दीजिए। अगर गलती होगा तो हम इधर से ज़रूर रिप्लाई देंगे, है ना। अगला दिया है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है ना। ये जो आलोक पर्व है ना आखिरकार किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यतीन्द्र मिश्र जी का, महात्मा गांधी का या फिर अशोक वाजपेयी का, ठीक है। इन चारों में से क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोक पर्व नाम का रचना है, ठीक है। कोई पूछ दे कि आलोक पर्व किसकी रचना है तो आप लोग को कहना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही आलोक पर्व नाम का रचना है, ठीक है ना।
अगला दिया है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया है ना। ये जो प्रश्न है ना कि आदमी के, ठीक है, मनुष्य के आखिरकार नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, ये जो प्रश्न है ना किसने किया, ठीक है, बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मंझली लड़की ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना लेखक की छोटी लड़की करती हैं, ठीक है, पूछती हैं पिताजी, है ना, छोटी हैवे की है ना, उतना तो दिमाग है नहीं, पूछती हैं कि पिताजी आखिरकार बताइए आप कि जो आदमी होते हैं ना, जो मनुष्य होते हैं ना, आखिरकार इनका नाखून क्यों बढ़ता है, हम लोग का नाखून क्यों बढ़ता है, बार बार हम लोग काटते हैं एकदम निर्लज की तरह, फिर बढ़ जाता है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है ना, क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर बी हुआ कि छोटी लड़की ने, है ना, छोटी लड़की ने पूछा कि पिताजी आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो पिताजी अब उसको बहुत अच्छा से विस्तार से समझा रहे हैं, है ना, कि देखो बेटा, है ना, देखो बेटा, जो आदमी के नाखून होते हैं ना बिल्कुल निर्लज होते हैं, अपराधी हैं ये, इन्हें हम लोग बार बार काटते हैं, बार बार ये लोग बढ़ ही जाते हैं, ठीक है ना, है ना। आप लोग जब पढ़े होंगे इस पाठ को तो बड़ा मज़ा आया होगा, ठीक है ना। इसमें नाखून के बारे में ही पूरा वर्णन किया गया है शुरू से लेके अंत तक। नाखून को इतना सुनाया गया है, इतना सुनाया गया है कि पूछिए मत, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है ना। ऑप्शन दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अविन्यो, या फिर मछली, ठीक है, इन चारों में से क्या होगा। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा रचित पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं भैया, ठीक है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही पाठ को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे थे, है ना, यानी कि इसके लेखक हैं, ठीक है। अगला दिया है नाखून प्रतीक है, जो हमारे नाखून है ना किस चीज का प्रतीक है, ठीक है, अभी हम बताए हैं किस चीज का प्रतीक है, तो पाशवी वृत्ति का, है ना, पाशवी वृत्ति का। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फैशन, हम लोग फैशन में बढ़ा रहे हैं, खुद हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, खासकर लड़कियां लोग बढ़ाती हैं नेल को, है ना, क्योंकि उस पर कलर करना रहता है, डिजाइन बनाना रहता है ना। तो लेकिन लेखक जी के अनुसार ये क्या है, तो ये एक प्रकार का पाशवी वृत्ति का पहचान है ना, पाशवी वृत्ति का पहचान है, ठीक है। अगला दिया है दधीची की हड्डी में क्या बना था, है ना, जो दधीची की जो हड्डी थी आखिरकार उससे क्या बना था, क्या बनाया गया था, ठीक है ना, इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल, या फिर तलवार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, है ना, ठीक है। अगला दिया गया है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, ठीक है ना। ये जो पंक्ति बोला गया है, क्या पंक्ति बोला गया है जी, कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, ठीक है ना। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, यानी कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है पंक्ति। कौन सा, तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है ना। जरूरी नहीं है कि जो सामान पुराना है, जो चीज़ पुरानी है वो अच्छी ही है, ठीक है ना। अगला दिया गया है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। क्या पूछा गया है जी, अनाम दास का पोथा, ठीक है ना, ध्यान देना है, उपन्यास है ये, ठीक है ना, कहानी नहीं है, उपन्यास है। अनाम दास का पोथा, ठीक है, किस लेखक की कृति है, यानी कि रचना है। ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, या फिर महात्मा गांधी, ठीक है, या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही ये रचना है। कौन सा? तो अनाम दास का पोथा, जो एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का ये उपन्यास है। ठीक है ना। अगला देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? अभी हम बताए हैं ना कि द्विवेदी जी कहते हैं कि जो हमारे नाखून है ना, देखो बेटा, अपनी छोटी लड़की से कहते हैं कि देखो बेटा, हमारे जो नाखून होते हैं ना, बिल्कुल निर्लज अपराधी होते हैं, इसे बार बार काटो बार बार बढ़ जाता है ना। बिल्कुल इसमें दिमाग ही नहीं है कि जब हम इसको एक बार काट के हटा दिए तो दोबारा क्यों बढ़ रहा है ना। तो ये कौन कहे हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं। और किसको कहे हैं? तो नाखून को कहे हैं, है ना। नाखून को कहे हैं कि जो नाखून है वो क्या है जी? एक निर्लज अपराधी है ना। बिल्कुल शर्म नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं है, एकदम निर्लज हो गया है। ठीक है ना, नाखून। अगला दिया गया है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है ना। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि जो हमारी नाखून है वो जो बढ़ता है आखिरकार किसका परिणाम है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का पहचान है ना। ठीक है, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का ही पहचान है क्या? तो हमारे नाखूनों का बढ़ना। ठीक है। अगला दिया गया है, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? जो सच्चा भारत है ना, आखिरकार उसका दर्शन कहाँ हो सकता है? ऐसा कौन सा जगह है जी, है ना, जहाँ पे सच्चा भारत का दर्शन होगा? तो देखिए, ग्रामीण भारत में, है ना, गांव के भारत में। ठीक है, अभी भी आप लोग गांव में जाएंगे ना, ठीक है, जो लोग गांव से हैं तो उनका तो अच्छा है, लेकिन जो लोग शहर से गांव में जाते हैं तो बड़ा एकदम आनंद मिलता है। ठीक है, मेरे को तो सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होता है गांव में। ठीक है ना, वहाँ पे जाते ही इतना ज़्यादा मान सम्मान मिलता है कि पूछो ही मत। लगता है कि अरे हम लोग तो राजा महाराजा बन के आए हैं इनके घर पे, है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया जाता है गांव में। ठीक है, शहर में भी किया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से या फिर लेखक जी के अनुसार भी यही है कि शहर के अपेक्षा गांव में काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान किया जाता है ना। आप जितना मर्जी उतना खेत खलिहान देखिए, खेतों में जाइए घूमने के लिए, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पे एकदम पॉल्यूशन हाईवे नहीं किया है, वहाँ पे तो पॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, यानी कि कहाँ होंगे जी? तो ग्रामीण भारत में, यानी कि गांव के भारत में ही सच्चे भारत की दर्शन किया जा सकता है। वहाँ पे एकदम सुंदर सुंदर फूल फुलवारी होंगे, सुंदर सुंदर पंछी होंगे, है ना, एकदम मीठा मीठा आपको जल मिलेगा। ठीक है, मान सम्मान तो पूछे ही मत कितना मिलता है ना। मेरे को तो गाँव बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम अपने गांव बहुत साल हो गया गए नहीं हैं अभी तक। ठीक है, हमको लगता है 3 या 4 साल हो गया, हम अभी तक गांव ही नहीं गए हैं अपने, लेकिन हम सोच रहे हैं जाने के लिए। ठीक है, सोच रहे हैं जाने के लिए, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, है ना। अगला दिया गया है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, जो मैक्स मूलर जी हैं ना, आखिरकार इनका मृत्यु कब हुआ, निधन कब हुआ? तो इनका निधन ना आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पाठ को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़े हैं। भारत से हम क्या सीखे पाठ का नाम है, जिसके लेखक मैक्स मूलर जी हैं। उनका निधन आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है। ठीक है ना, आप लोग को बताना है ना। आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है भाई। स्लोली पढ़ाते रहेंगे तो पता चलेगा 1.5 घंटा बीत गया। इससे अच्छा थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलते हैं। ठीक है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? है ना, पूछा गया है कि जो सर विलियम जोन्स थे वो समुद्री यात्रा करते करते भारत आखिरकार कब पहुंचे थे, है ना। भारत कितने ईस्वी में पहुंचे थे? 1823 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, या फिर 1783 ईस्वी में? तो देखिए, जो सर विलियम जोन्स थे ना, वो 1783 ईस्वी में, 1783 में। ठीक है, कुछ लोग को हिंदी नहीं समझ में आता है ना, कुछ लोग भाव भी खाते हैं। ठीक है, किसी किसी को तैबे नहीं करता है, और कुछ लोग भाव दिखाते हैं, छाव दिखाते हैं, है ना, कि हमको हिंदी नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए 1783 क्लियर। 1783 में, यानी कि 1783 ईस्वी में, है ना, सर विलियम जोन्स कहाँ पहुँचे जी? भारत पहुँचे। ठीक है, कब? तो 1783 ईस्वी में, 1783 में।
अगला दिया गया है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, है ना। पूछा गया है कि जो मैक्स मुलर जी थे ना, वो कालिदास की, ठीक है, कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किए, यानी कि कन्वर्ट किए, ठीक है, कन्वर्ट किए यानी कि अनुवाद किए। ऑप्शन दिया गया है मालविका गिनमित्रम का, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का, या फिर मेघदूत का, या फिर रघुवंशम का। है तो नाम पढ़ के लग रहा है कि चक्कर आ जाएगा, है ना। ये दोनों नाम पढ़ के लग रहा है चक्कर आ जाएगा भाई, इतना बड़ा नाम है ना। तो देखिए आप लोग को चक्कर नहीं लाना है, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो सी नंबर होगा, मेघदूत का, है ना। आप लोग को चक्कर नहीं खाना है क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, ठीक है। तो आप लोग अपनी सेहत पे ध्यान रखिए, है ना। इतना बड़ा इसका नाम नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर छोटा में दे दिया गया है, मेघदूत का, है ना। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, ठीक है ना, क्लियर। अगला देखिए, अगला दिया है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ना। किसमें जी, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नया सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए कहा गया है स्पेशली, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया है भारतीय सैनिकों के लिए, अंग्रेज अधिकारियों के लिए, भारतीय जनता के लिए, या फिर भारतीय विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। विद्यार्थी जी लोग आप लोग बताइएगा। अगला हम लोग देखते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की राष्ट्रीयता कहाँ है ना। मैक्स मुलर जी के अनुसार जो भारत की जो राष्ट्रीयता है ना वो क्या जी, क्या है, ठीक है, क्या है ना। तो देखिए भारतीयता, है ना, भारतीयता है, भारत की राष्ट्रीयता क्या है जी, तो भारतीयता है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नहीं है, ठीक है। इसकी राष्ट्रीयता है कि हम भारत के हैं बस, ठीक है, हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं, यही बस उसका क्या है जी, राष्ट्रीयता है। किसका, तो भारत से हम क्या सीखे, है ना। अगला दिया है, हस्तलिपि किसे कहते हैं, हस्तलिपि किसे कहते हैं जी, हस्तलिपि किसे कहते हैं। तो देखिए हाथ की लिखावट को, है ना, हाथ की लिखावट को ही हम लोग हस्तलिपि कहते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग हाथ से लिखेंगे, है ना, पैर से थोड़ी ना लिखते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मल इंसान है भाई, हम लोग हाथ से लिखते हैं। तो हस्तलिपि किसे कहा गया है, तो हाथ की लिखावट को ही हस्तलिपि कहा गया है, ठीक है ना। किसको जी, हाथ की लिखावट को, ठीक है। अगला देखिए, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, है ना। ये जो चारों भाषा है ना, इन चारों भाषा में से ऐसा कौन सा भाषा है जिसको हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। हम लोग किस भाषा में लिखते हैं जी, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ऐसा कौन सा भाषा है। तो देखिए हिंदी, है ना, हिंदी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना, देवनागरी लिपि, ठीक है, यानी कि हम लोग हिंदी भाषा को ही देवनागरी लिपि में लिखते हैं, है ना। अगला देखिए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़े जी, अभी हम लोग देखे कि हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो हिंदी है, हिंदी और इसकी विविध बोलियां किस भाषा में, नहीं, किस लिपि में लिखी जाती है ना। तो कौन सा लिपि होगा, देवनागरी होगा। अभी तो हम लोग देखे, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, है ना, जस्ट देखे हैं, है ना। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी होगा, है ना। अगला देखिए, बेतमा दान पत्र किस समय का है। जो बेतमा दान पत्र है ना वो आखिरकार किस समय का है, ठीक है। तो देखिए बेतमा दान पत्र ये, ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर, ए नंबर होगा, है ना। बेतमा दान पत्र किस समय का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। अगला चलते हैं,
अगला दिया है नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है जी? यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत या फिर अज्ञेय जी। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले जी। ठीक है ना, कौन है जी? गुणाकर मूले जी हैं। किस पाठ के लेखक? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले जी, है ना। अगला दिया है दोहा कोश किसकी रचना है? जो दोहा कोश है ना, दोहा कोश एक प्रकार का रचना है, लेकिन आखिरकार किसका रचना है ना? इस लेखक का क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है सरहपाद जी, है ना। सरहपाद की ये रचना है। ठीक है, कौन सा जी? तो दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद जी की है ना। अगला दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य, है ना। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? जो सूर्य नाम का जो पुस्तक है ना, आखिरकार किसका रचना है? ठीक है, उसका नाम बताना है ना। ऑप्शन दिया गया है मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूले या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, इन चार व्यक्ति का नाम दिया गया है और हम लोग को राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूले, है ना। यानी कि सूर्य नामक रचना किसका है? तो गुणाकर मूले जी का है। समझ गए किनका रचना है जी? गुणाकर मूले जी का है ना। क्लियर? अगला देखिए, मैक्स मुलर ने ... वर्ष की अवस्था में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। यानी कि जो मैक्स मुलर जी हैं कितने वर्ष के उम्र में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में पढ़ना आरंभ किए थे, है ना। तो देखिए ये 18 वर्ष की उम्र में, है ना, 18 वर्ष की उम्र में ये लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में क्या करना आरंभ किए जी? संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, समझ गए? अगला दिया है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है ना। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, बहुत ही महान व्यक्ति, आखिरकार उन्होंने किसे, है ना, किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है ना। उसी का हम लोग को नाम बताना है। दिया गया है टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को या फिर राजा राम मोहन राय को। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को, है ना, वेदांतियों का वेदांती भी कहा है। ठीक है, किन्हें जी? तो मैक्स मुलर जी को ही वेदांतियों का वेदांती कहा गया है। और किन्होंने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। ठीक है ना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। अगला दिया गया है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ठीक है, तो अभी हम बताए हैं ग्रामीण भारत में, है ना, गांव में। ठीक है, भारत के गांव में। ठीक है, वहाँ पे अच्छे अच्छे खेत खलियान, ब्यूटीफुल चिड़िया, है ना। ठीक है, अगला दिया गया है भारत से हम क्या सीखे, क्या है? जो भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है वो आखिर एक प्रकार का क्या है? कविता है, कहानी है, भाषण है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, क्या है? तो देखिए ये एक प्रकार का भाषण है ना। ये एक प्रकार का भाषण है। ठीक है, जिसमें भारत का गुणगान किया गया है ना। गांव का गुणगान किया गया है कि यहाँ के गांव काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा मान सम्मान होता है ना। अगला दिया है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? जो मेघदूत नाम का है ना, वो आखिरकार इसका जर्मन में अनुवाद किसने किया? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ऊपर, इसका उल्टा करके क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मैक्स मुलर ने, है ना। उस टाइम पूछा था कि मैक्स मुलर ने, है ना, मैक्स मुलर ने
किसको है ना जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और यहाँ पे पूछा है मेघदूत नामक है ना, मेघदूत नामक रचना कह सकते हैं है ना का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मुलर ने किया है ना। क्वेश्चन बस इधर उधर कर दिया है, ठीक है। अगला दिया गया है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। जो मैक्स मुलर जी थे आखिरकार इनका जन्म कब हुआ है ना, इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। तो इनका जो जन्म है ना 1823 ईस्वी में हुआ है ना, 1823 में इनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ, तो मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ, ठीक है ना, समझ गए। आप कहेंगे बार बार आप कह रही हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोग कमेंट में बता ही नहीं रहे हैं कि आप लोग समझे या फिर नहीं समझे। तो आप लोग मतलब कृपया करके एक बार कमेंट तो करें, है ना। हकरस क्या थे, पूछा गया है कि जो हकरस थे ना वो एक प्रकार के क्या थे। और इसका भी आंसर आप लोग देंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम 4-5 क्वेश्चन तो आज पूछ के ही जाएंगे, है ना। हम हर एक क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, खास करके जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है ना। तो जो विष के दांत शीर्षक पाठ है ना वो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है जी, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, ठीक है ना, समझ गए। अगला दिया गया है लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, है ना। नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, आखिरकार इनके माता जी का क्या नाम था, ठीक है। तो इनकी माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा, ठीक है ना। क्या नाम था जी, रत्नावती शर्मा नाम था। किनके माता जी का नाम, तो नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम, है ना, ठीक है। अगला दिया गया है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। जो सेन साहब थे याद होगा आप लोग को, है ना, बड़े गुस्सैल आदमी। उनकी कार को, मोटर कार को अगर कोई गलती से भी छू देना तब समझिए अब तो तू गया बेटा, वही वाला सीन हो जाता है ना। तो वही इनके बारे में पूछा गया है ना कि जो सेन साहब थे ना इनकी आखिरकार कितनी लड़कियां हैं, है ना, कितनी लड़कियां, ठीक है। तो इनकी जो लड़कियां थी ना कितनी थी, 4 थी, 5 थी, 2 थी या फिर 7 थी। इन चारों में से क्या थी, तो देखिए सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी, है ना। सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी, ठीक है। एगो था अपवाद में खोखा भैया, है ना, एगो था अपवाद में खोखा भैया, ठीक है ना। लेकिन इनकी कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, है ना। लेखक जी के अनुसार, नलिन विलोचन शर्मा जी के अनुसार आखिरकार महल और झोपड़ी वालों के बीच जब लड़ाई होता है तो उन दोनों में से कौन जीतता है ना, किसका जीत होता है, महल वाले की, झोपड़ी वाले की, मासूम की, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। आखिरकार इनमें से किसका जीत होता है, तो देखिए नलिन विलोचन शर्मा जी के अनुसार ना महल वाले की ही जीत होती है, ठीक है ना। जब एक महल वाले का लड़ाई झोपड़ी वाले के साथ होता है तो हमेशा जीत किसकी होती है, तो महल वाले की ही जीत होती है, जिसके पास पैसा रहता है भाई, है ना, मनी पैसा, ठीक है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है, ठीक है। पूछा गया है कि जो भारत में जो बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी, बिना रोजगार का जो व्यक्ति है ना, आखिरकार इसका मुख्य कारण क्या है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या फिर बाल विवाह प्रथा। इन चारों में से क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा, है ना, ठीक है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा, क्योंकि लोग जाति के आधार पे काम को बांट देते हैं कि भैया तुम उच्च जाति के हो तो तुम ऊंचा काम करो और तुम नीच जाति के हो तो तुम नीचा काम करो, है ना। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। मेरा मन है टीचर बनने का, अगर हमको कोई डॉक्टर बनने के लिए फोर्स करे तो क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे, आप लोग को लग रहा है, बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है। और हम आज बात पे ही बात कह रहे हैं, है ना।
मेरा जो शुरू से मन है ना वो टीचर बनने का बिल्कुल नहीं था। अब आप लोग कहेंगे, आप कह रही हैं कि मन नहीं रहेगा तो कैसे हम बन जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मन नहीं रहेगा बनने का ना तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन मेरा सुनिए क्या हुआ, मेरा मन टीचर बनने का बिल्कुल नहीं था, ठीक है। लेकिन एक बार मेरे को क्लास में दिया गया पढ़ाने के लिए। एक बार जब पढ़ाए तो हाँ लगा कि अरे इसमें तो मज़ा आ रहा है। फिर पता नहीं कैसे मेरा इसमें इतना मन लग गया कि उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरा तो मन हो गया ना टीचर बनने वाला, है ना। तो वही बात है, ठीक है। आपका जब तक किसी काम में मन नहीं लगेगा आपसे वो काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए, ठीक है। जाहिर सी बात है आप लोग एग्ज़ाम में एकदम बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे, है ना। इसीलिए आप लोग मन लगाइए, ठीक है ना। अगला दिया गया है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है ना। जो आधुनिक सभ्य समाज है ना, आज का जो सभ्य समाज है वो आखिरकार श्रम विभाजन, श्रम मतलब समझ रहे हैं, श्रम यानी कि काम, ठीक है। श्रम का अर्थ होता है काम और विभाजन मतलब बांटना या फिर बंटवारा, ठीक है। यानी कि काम के आधार पर बांटना, ठीक है। उसका आवश्यक क्यों मानता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से क्या होगा, इसका भी राइट आंसर आप लोग देंगे कि आखिरकार क्यों आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक मान रहा है। कौन सा ऐसा रीजन है भाई, ठीक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, लास्ट 2 क्वेश्चन है ना। आप लोग भी थक गए होंगे, सोच रहे होंगे अरे कितना पढ़ा रही हैं। तो भैया पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी तो ये क्या बोलते हैं, अभी तो ये डेमो चल रहा है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है ना। अभी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है आपको, सब्जेक्टिव पढ़ना है आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो एग्जाम के लिए तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है, ठीक है। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज, है ना। तो देखिए ये जो है ना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है ना, ठीक है। किस भाषण का संपादित अंश है जी, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही संपादित अंश है, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, और अंत भला तो सब भला, है ना। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिया है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, है ना। ऐसा कौन व्यक्ति था, कौन था वो जिसको, है ना, जिसके लिए सेनों को, है ना, सेन परिवार को, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं सेन जी कितने ज़्यादा गुस्सैल आदमी थे, है ना। बिल्कुल उनके सामने सब लोग थर थर कांपने वाले लगते थे, ठीक है। आखिर उनको, है ना, सेन साहब को, ठीक है, सेन परिवार को किसी के लिए सिद्धांत बदलना पड़ा तो कौन महान व्यक्ति है ना। तो आप लोग तो पढ़े ही हैं चैप्टर में कि किसके लिए जी, तो खोखा के अनुसार, है ना, उनका एगो एकदम लाडला आँखों का तारा, ठीक है, बुढ़ापे का सहारा, है ना, आँखों का तारा बुढ़ापे का सहारा खोखा के लिए सेन परिवार को अपना जो सिद्धांत है ना उसको भी बदलना पड़ा, ठीक है ना, उतने गुस्सैल आदमी को, ठीक है। यानी कि गुस्सा, ठीक है, इस पे भारी नहीं पड़ा, है ना, इसके लिए सब जायज़ कर दिया गया। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और आज का क्लास भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तो इतना हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।